हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। जो बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा था, वो मैं अगला यूनिट लेकर आई हूँ, यूनिट 2, जो है जिसका पहला टॉपिक है सहसंयोजक बंध। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सहसंयोजक बंध। जानते हैं उसके बारे में। फर्स्ट टॉपिक क्या है? यह बंध दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। कैसे बनता है? दो परमाणु होते हैं, उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की जब आपस में साझेदारी होती है, आदान प्रदान होता है, तब हमें सहसंयोजक बंध प्राप्त होता है। एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से क्रमशः एकल, द्वि व त्रिक बंध बनते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म अगर साझेदारी में भाग लिए तो एकल बंध, दो इलेक्ट्रॉन युग्म अगर भाग लिए तो द्विबंध, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी में भाग लेते हैं तो त्रिबंध बनता है। उदाहरण दिया गया है। एकल बंध का उदाहरण H2 का बनना, H2 मॉलिक्यूल जो बनता है वो एकल बंध का उदाहरण है सहसंयोजक बंध में। द्विबंध में O2 का बनना और त्रिबंध में N2 का बनना। इसको हम अच्छे से समझेंगे भी बंध के हिसाब से। अभी आप इतना देख लीजिए। आगे देखते हैं। दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता का मान समान या लगभग समान होने पर सहसंयोजी बंध बनता है। यहाँ पे सहसंयोजी बंध बनने की स्थितियों को बताया गया है। मतलब सहसंयोजी बंध किन किन परिस्थितियों में हमें सहसंयोजी बंध मिलता है दो परमाणुओं के मध्य। तो पहला इसका रीज़न बताया गया है कि जब उनका विद्युत ऋणात्मकता का मान समान होता है, दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का मान अगर समान है या लगभग समान है, तब वहाँ सहसंयोजी बंध होता है। अगला पॉइंट दिया है, दो अधातुओं के संयोग से हमेशा सहसंयोजी बंध बनता है। फिर थर्ड पॉइंट है, वे यौगिक जिनमें संयोजकता 3 से अधिक होती है वहाँ प्रायः सहसंयोजी बंध ही होता है। संयोजकता, जो उनकी संयोजकता है यौगिकों में, तो वहाँ अगर 3 से अधिक है तो वहाँ सहसंयोजी बंध होता है। अब सहसंयोजी बंध की विशेषताएं। सहसंयोजी बंध है तो उसकी कोई ना कोई विशेषताएं होंगी अपनी अलग। तो सहसंयोजी बंध की विशेषताएं, पहला विशेषता है इनके गलनांक व क्वथनांक विद्युत संयोजी यौगिकों की तुलना में कम होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिकों की तुलना में गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। जो यौगिक होते हैं, सहसंयोजी बंध से बने यौगिक होते हैं, उनके लिए कहा गया है। सेकंड नंबर है, इस बंध में अणु दुर्बल वैन डर वाल्स बलों से जुड़े होते हैं, अतः तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। थर्ड है, अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। जो अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक होते हैं, हम देखेंगे अभी कि जो सहसंयोजी यौगिक है वो दो प्रकार के होते हैं। तो उनमें से जो अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में तो विलेय होते हैं, लेकिन अगर ध्रुवीय विलायक मिल जाए तो वहाँ ये अविलेय होते हैं। अगला पॉइंट है, सहसंयोजी यौगिक दैशिक होते हैं, अतः समावयवता प्रदर्शित करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का जो गुण है वो इनमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये दैशिक प्रकृति के होते हैं। इनकी दैशिक प्रकृति को हम आगे और विस्तार से देखेंगे। उदाहरण, जो सहसंयोजी बंध से बने यौगिक का उदाहरण है तो वो यही है, PCl3। P का एक परमाणु, Cl का 3 परमाणु, ये मिलके एक अणु बनते हैं PCl3 के। यहाँ हम दे सकते हैं कि ये एक Cl का इलेक्ट्रॉन और एक P का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके आपस में साझेदारी कर लिए। अब साझेदारी कर लिए इसलिए ये Cl यहाँ आके जुड़ गया तो यहाँ पे सहसंयोजी बंध बन गया। तो PCl3 इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है सहसंयोजी बंध का। फिर अगला हमारा पॉइंट है कि जो सहसंयोजी बंध है उसके प्रकार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर, एक ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय। तो जो ध्रुवीय होते हैं तो उनके लिए कंडीशन ये है कि उनकी विद्युत ऋणात्मकता 0.4 से कम होनी चाहिए, तब वहाँ ध्रुवीय
सहसंयोजी बंध होता है। H2 और N2 इसके उदाहरण हैं। सेकंड नंबर है अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक। तो उनके लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान है वो 0.4 से 1.7 के बीच होना चाहिए, तब वहाँ अध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनता है। फिर अब अगला हमारा जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के बिहाफ से, कि सहसंयोजी बंध की दिशात्मक प्रकृति का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो दिशात्मक प्रकृति, दिशात्मक गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स सब एक ही है। तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। जो सहसंयोजी बंध होता है, बंध बनता है, तो जो अतिव्यापित होने वाले कक्षक हैं, परमाणुओं के कक्षक हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो स्थान है उनकी जो ऊर्जा है वो समान होती है। सेकंड नंबर, अतिव्यापन की दिशा बंध की दिशा पर निर्भर करती है। बंध की दिशा जैसी होगी अतिव्यापन की दिशा भी वही होगी। थर्ड नंबर है, बंध की दिशा कण की ज्यामिति पर निर्भर करता है। कण की ज्यामिति मतलब जो परमाणु हम लिए हैं उस परमाणु की कौन सी ज्यामिति, कैसी ज्यामिति है, उस पर निर्भर करता है कि बंध की दिशा क्या होगी। फिर चौथा पॉइंट है कि बंध के प्रकार। अब हमने देखा कि बंध की दिशा, तो बंध का प्रकार भी होगा। बंध की दिशा जब चेंज हो रही है तो प्रकार भी चेंज होगा। तो बंध के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। किसको सिग्मा बंध कहा जाता है, किसको पाई बंध कहा जाता है, ये भी मैं पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। सिग्मा बंध और पाई बंध दो प्रकार के बंध होते हैं। पहला बंध हम देख लेते हैं, हमारा सिग्मा बंध। सिग्मा बंध क्या होता है, एंड टू एंड इनवेल ओवरलैप होता है, हेड टू हेड ओवरलैप होता है। मतलब कि ये दोनों नाम हम कह सकते हैं सिग्मा बंध को कहा जाता है। सिग्मा बंध में कौन कौन से अतिव्यापन आते हैं। फर्स्ट तो आता है SS अतिव्यापन। आप खुद ही सोचिए, लाइनिंग बनना चाहिए तो लाइनिंग SS अतिव्यापन में बनेगा। तो H2 अणु का बनना हमने सामने देखा था, एकल बंध का उदाहरण है H2 अणु। तो H2 अणु का बनना, दो 1s आए, आपस में अतिव्यापित हुए और एक H2 का अणु बना लिया। इससे हमें नाभिकीय अक्ष प्राप्त हुआ। देखते हैं, ये नाभिकीय अक्ष है और एकल बंध बना है। तो ये ऐसा अतिव्यापन जब भी होगा तो सिग्मा बंध बनता है वहाँ। फिर अगला आता है SP अतिव्यापन। इससे HF अणु का बनना हमें बताया गया है। H का 1s1 और F का 2pz1, ये मिलके HF अणु बना। ये वाला क्षेत्र अतिव्यापन क्षेत्र हुआ। HF बना, बीच में सिंगल बंध बना, एकल बंध। ये इसका नाभिकीय अक्ष हो जाएगा। तो ये हुआ SP अतिव्यापन। फिर अगला है PP अतिव्यापन। PP अतिव्यापन में सिग्मा बंध कैसे बनता है, तो F2 अणु का बनना हम देखते हैं। 2pz F जो परमाणु है उसके 2pz और 2pz मिलके बनाते हैं FF, या कह सकते हैं F2 अणु। ये अतिव्यापन का क्षेत्र है इसका। ये तो हुआ सिग्मा बंध। अब हम अगला आता है पाई बंध। तो पाई बंध क्या होता है, कोलेटरल ओवरलैप होता है, साइड टू साइड ओवरलैप होता है। इससे हम पहला देखते हैं N2 अणु का बनना। N2 अणु का बनना हमने सामने उदाहरण में देखा था कि ये एक त्रिबंध का उदाहरण है। तो N से N जुड़ा है तो वो त्रिबंध होता है बीच में। इसमें जो P है, एक N का P कक्षक X Y Z तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में, और दूसरा N उसके तीनों P कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में अतिव्यापन करके N2 बनाते हैं। N2 बनाते हैं तो यहाँ पे जो हमको पाई बंध का उदाहरण देख रहे हैं हम, तो जो X के बीच होता है और जो Y के बीच बंध होता है वो दोनों पाई बंध होता है, और जबकि Z अक्ष के बीच जो बंध होता है वो सिग्मा बंध होता है। यहाँ पे हमको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि कब सिग्मा बंध होता है और कब पाई बंध होता है। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे Z जो है वो ऐसे लाइनिंग बना रहे हैं, एक ऐसा लाइन बना रहे हैं। तो यहाँ सिग्मा बंध होगा, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा। ये सिग्मा हम जैसे सिंबल बनाते हैं वैसा बन रहा है यहाँ पे।
ऐसा। तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा बंध होता है। और वहीं पाई बंध को अगर हम देखना चाहें तो ये जो ऐसा पार्श्विक बनता है, तो यहाँ पे हम अगर ऐसी लाइनिंग खींचना चाहें तो हमें एक पाई की आकृति मिलती है, ऐसी पाई की आकृति मिलती है, इसलिए इसको हम पाई बंध बोलते हैं। तो होप समझ में आएगा सिग्मा और पाई बंध में अंतर क्या है, बंध के बनने में उसकी आकृति में अंतर क्या है। तो ये तो था N2 अणु का बनना। अब अगला है O2 अणु का बनना। ये त्रिबंध का उदाहरण था, ये द्विबंध का उदाहरण है। O2 अणु के बनने के लिए O का X और Z कक्षक और दूसरे O का भी X और Z कक्षक दोनों आपस में मिलते हैं। एक जो X अक्ष है वो पाई बंध बनाता है और जो Z अक्ष है वो सिग्मा बंध बनाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो पाई बंध होता है वो हमेशा सिग्मा बंध के साथ में होता है, लेकिन सिग्मा बंध के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो पाई बंध के साथ ही बने, वो अकेले भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था सिग्मा और पाई बंध। अब हम इसका अंतर देख लेते हैं, सिग्मा और पाई बंध के मध्य अंतर क्या क्या होते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आता है ये क्वेश्चन। तो सिग्मा और पाई बंध में अंतर, तो सिग्मा और पाई बंध में पहला अंतर तो यही हमने देखा है कि ये समाक्षीय अतिव्यापन होता है। एक लाइन में बना था तो समाक्षीय अतिव्यापन होता है, जबकि जो पाई बंध होता है वो समपार्श्वीय होता है, पार्श्व में बनता है ऐसे, है ना। तो समपार्श्वीय अतिव्यापन होता है पाई बंध। सिग्मा बंध हम देखते हैं कि SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन, PP अतिव्यापन, 3 प्रकार के अतिव्यापन हमने देखे थे। SS ऑर्बिटल, SP ऑर्बिटल और PP ऑर्बिटल, तीनों के मिलने से हमें पाई बंध मिला था। लेकिन जब पाई बंध की बात होती है तो सिर्फ वहाँ PP अतिव्यापन होता है। 2 P कक्षक मिलके ही पाई बंध का निर्माण कर सकते हैं। सिग्मा बंध में थर्ड नंबर है कि AB नाभिकीय अक्ष मिलता है। ये नाभिकीय अक्ष मिला हमको, नाभिकीय अक्ष मिला। और जबकि यहाँ हम पाई बंध में देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अक्ष के ऊपर और नीचे होता है। जो ये अक्ष है, एक्स अक्ष है, उसके ऊपर और नीचे नाभिक का मौजूदगी होता है, इसलिए इसमें नोडल अक्ष मिलता है। यानी कि नाभिक में अक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये नोडल अक्ष हो जाता है। सिग्मा बंध में अगला देखते हैं, एकल अस्तित्व वाले होते हैं। मतलब कि मैंने लास्ट में ही आपको बताया था कि सिग्मा बंध के लिए ये बाउंडेशन नहीं है कभी भी कि वो पाई बंध के साथ ही आए। सिग्मा बंध अकेले भी आ सकता है और पाई बंध के साथ भी आ सकता है, इसलिए एकल अस्तित्व कहा है, अकेले आ सकता है। जबकि पाई बंध की ये बाउंडेशन है कि हमेशा सिग्मा बंध के साथ ही आएगा, अकेले कभी नहीं आएगा। सिग्मा बंध के लिए अगला देखते हैं कि ये मजबूत बंध होते हैं। सिग्मा बंध हमेशा मजबूत बंध होते हैं, जबकि जो पाई बंध हैं वो अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं सिग्मा बंध से। सिग्मा बंध में अगला पॉइंट देखते हैं, घूर्णन संभव होता है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी अगर हम 2 लाइन खींचते हैं उस पर एक पिन गड़ाते हैं, पिन गड़ाने के बाद उसका घूर्णन संभव होता है। पिन ऐसे रहने के, पिन ऐसा गड़ा हुआ है, गड़े हुए में अगर हम कागज़ को घुमाना चाहें तो इजीली चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं, तो ये घूर्णन संभव होता है सिग्मा बंध में। जबकि पाई बंध में, पाई बंध ऐसा होता है तो 2 कील गड़ी हुई हो गई, तो 2 कील गड़ी हुई है तो वहाँ से कागज़ को घुमाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ घूर्णन असंभव होता है। सिग्मा बंध में जो लास्ट टॉपिक है वो अतिव्यापन को लेकर है। इसमें अधिक अतिव्यापन होता है, मतलब कि अतिव्यापन की सघनता जो होती है वो सिग्मा बंध में अत्यधिक होती है, जबकि पाई बंध में ये कमज़ोर होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। तो फ्रेंड्स, होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।